स्टूडेंट्स, हम लोग बात कर रहे थे आवर बीजी पाठ्यक्रम में लैंगिक जनन के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अध्याय नंबर 2 में दो भाग थे विशेष रूप से। एक था नर युग्मोद्भिद की संरचना व विकास, और दूसरा है मादा युग्मोद्भिद की संरचना, मादा युग्मोद्भिद की संरचना तथा विकास, जिसमें नर युग्मोद्भिद की संरचना संपन्न हो चुकी थी इससे पहले वाले एपिसोड में, जहां पर आपसे बात की थी। सबसे पहले था पुमंग, पुमंग के बाद में पुंकेसर, पुंकेसर के बाद में परागकोश की संरचना, परागकोश की संरचना के बाद में लघु बीजाणु जनन, लघु बीजाणु जनन के बाद लघु बीजाणुओं का व्यवस्थाक्रम, परागकण की संरचना, परागकण का परिवर्धन, नर युग्मोद्भिद का परिवर्धन और उसकी संरचना। आज हम लोग आपसे वापस बात करेंगे मादा युग्मोद्भिद के बारे में, जिसमें देखो सबसे पहले जो पुष्प पाया जाता है उसमें मादा जननांग के रूप में, किसके रूप में? मादा जननांग के रूप में पुष्प में जो संरचना पाई जाती है उसको हम लोग जायांग कहते हैं, गायनोशियम के नाम से जाना जाता है। जायांग पुष्प का सबसे आंतरिक चक्र है, जायांग पुष्प का सबसे आंतरिक चक्र है। जायांग के प्रत्येक भाग को हम लोग स्त्री केसर के नाम से जानते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको अंडक के नाम से भी जानते हैं, या इसी संरचना को हम लोग गुरु बीजाणु पर्ण के नाम से भी जानते हैं। गुरु बीजाणु पर्ण, अंडक या स्त्री केसर, तीनों नाम एक ही है। अगला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा जाता है, अंडक के अंदर भाग कौन कौन से होते हैं? तो आपका आंसर रहेगा कि वहां पर 3 भाग पाए जाते हैं। सबसे पहला जो संरचना पाई जाती है उसको वर्तिकाग्र, स्टिग्मा, दूसरा होता है वर्तिका, स्टाइल, और फिर आता है अंडाशय, और अंडाशय में जो छोटी संरचना पाई जाती है उसको हम लोग कहते हैं बीजांड कहते हैं। वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और बीजांड। अगला प्रश्न वापस पूछता आपसे, स्त्री केसर या अंडकों की संख्या के आधार पर बीजांड 2 प्रकार के होते हैं, या सॉरी आपके पास में अंडक के आधार पर जायांग 2 प्रकार के। एक अपने पास में आता है एकांडपी और एक आता है बहुअंडपी। एकांडपी का मतलब ये हुआ पूरे जायांग में केवल अंडक एक ही होगा, मोनोकार्पेलिक बोलेंगे। इसका उदाहरण आपके पास में लेग्यूम कुल के पादप पाएंगे, यानी सीधा सा आंसर है। लेग्यूम कुल के पादपों के बारे में अगर अपन बात करें रियली, तो सीधे सीधे आप आंसर में कह सकते हो कि आपके पास में जैसे बबूल है, खिचड़ी है, या फिर आपके पास में मटर वगैरह, ये सब इसी कुल में आएंगे, और ये कांडपी है। बहुअंडपी का मतलब अंडकों की संख्या एक से ज्यादा, वो बहुअंडपी है। कितने भी हो सकते हैं? 2, 4, 6। बहुअंडपी वापस 2 प्रकार का है, एक युक्त अंडपी और एक होता है पृथक अंडपी या व्युक्त अंडपी। युक्त का मतलब है जुड़ा हुआ, संयुक्त भी कह रहे जुड़ना, और पृथक का मतलब है अलग अलग, यानी अंडक एक से ज्यादा लेकिन अलग अलग है। युक्त अंडपी का सबसे बेस्ट एग्जांपल से कार्पस में आएगा, वो आपके पास में अफीम का एग्जांपल आएगा, और इसमें आपके उदाहरण आएगा वो मार्चेल आ जाएगा। अर्थात एकांडपी और बहुअंडपी। बहुअंडपी में 2 भाग हो गए, युक्त अंडपी और पृथक अंडपी। युक्त का मतलब अंडक तो एक से ज्यादा लेकिन जुड़े हुए हैं, और पृथक अंडपी का मतलब अंडक एक से ज्यादा लेकिन पृथक पृथक है, अलग अलग है। अब उसके बाद में दूसरे भाग पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला भाग रहा वो आपके पास में कौन सा भाग रहा? उस भाग विशेष के रूप में अगर अपन बात करेंगे तो पहला केस वो रहेगा, वो ये है कि यहाँ पर पाया जाने वाला जो स्त्री केसर भाग है उसी में अंडाशय में एक छोटी सी दाने नुमा संरचना पाई जाती है। जैसे आपने कहा कि ये इसका स्त्री केसर भाग है, और इस स्त्री केसर भाग में ये इसका अंडाशय है, और इस अंडाशय के अंदर ये जो संरचना पाई जाती है इसी को अपन बड़ा करते हैं। इस संरचना को आपने कहा था बीजांड कहा था, याद रखें बीजांड कहा था। बीजांड को दूसरे शब्दों में गुरु बीजाणु धानी भी कहते हैं। क्या कहेंगे बताओ? गुरु बीजाणु धानी, गुरु बीजाणु धानी या बीजांड के नाम से जानोगे। तो सबसे पहले बीजांड की संरचना या गुरु बीजाणु धानी की संरचना के बारे में बात करते हैं। देखो
मैं आपके पास में एक सिंपल सा इसी डायग्राम को बड़ा करके बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या कीजिए, एक आउटलाइन बना लीजिए इस प्रकार से। 3 कोशिकाएं आप यहाँ पर व्यवस्थित कर दीजिए, 3 कोशिकाएं दूसरे ध्रुव पर व्यवस्थित कर दीजिए और 1 कोशिका आपके पास में मध्य ध्रुव पर व्यवस्थित कर दीजिए। इनके चारों तरफ आपके पास में एक कोशिकीय परत का निर्माण कर लीजिए और उसके बाद अब आपको इसके बाद में नेक्स्ट इस प्रकार से एक आवरण का निर्माण करना है। दोनों तरफ से आवरण का निर्माण करना है और इधर से भी आपको आवरण का निर्माण करना, दोहरे आवरण के रूप में आ जाएगा। अब इसी संरचना को आप इस प्रकार से घुमा लीजिए। ये आपने इसको इस प्रकार से घुमा दिया। जैसे ही आपको इस प्रकार से आप घुमाते हो और ये संरचना एक बीजांड के रूप में आपके सामने है। जो ये छोटी संरचना है इसी को आपने बड़ा करके बताया। अब देखो इसके भाग कौन कौन से, प्रश्न भी आता है या कई बार डायग्राम दे देते हैं, आपको लेबल करने के लिए बोलते हैं। बीजांड जिस रचना पर जाकर जुड़ता है उस रचना को बीजांडासन कहते हैं। बीजांडासन का मतलब ये हुआ कि बीजांड जहां पर जुड़ता है, जिस व्रंतनुमा संरचना से जुड़ता है उसको हम लोग बोलते हैं बीजांड व्रंत कहते हैं। क्या कहते हैं बताओ? बीजांड व्रंत कहते हैं। एक है बीजांडासन, फिर आएगा बीजांड व्रंत। और उसके बाद में यहाँ पर जो संरचना इस प्रकार से पाई जाती है उस संरचना विशेष में यहाँ पर जो बीजांड व्रंत और आवरण आपस में जहां कहीं पर भी जुड़ जाते हैं, इस जुड़ी हुई संरचना को हाइलम के नाम से जानते हैं। यह हाइलम हुआ। और कई बार ये संरचना एक नलिका का रूप में आ जाती है। इस संरचना को हम लोग रैफे कहते हैं। इसके बाद हमारे पास में दूसरे भाग आता है। आवरण को अध्यावरण कहते हैं। चूंकि 2 आवरण है तो द्विअध्यावरणी, 1 है तो एक अध्यावरणी, नहीं है तो अध्यावरणी भी बोलेंगे। सबसे बाहरी आवरण पाया जाता है उसको बाह्य अध्यावरण कहते हैं। अंदर की तरफ पाया जाता है उसको अंत अध्यावरण कहते हैं। और दोनों संरचनाओं को एक शब्द में अध्यावरण कहा जाएगा, बाह्य अध्यावरण और अंत अध्यावरण। वापस यहीं पर चेक करना है, ऐसा भाग, ऐसी संरचना जहां पर अध्यावरण नहीं पाया जाता हो, ऐसी संरचना जहां पर अध्यावरण नहीं हो, इस प्रकार की संरचना को बीजांड द्वार कहते हैं। बोलो क्या कहेंगे? बीजांड द्वार कहते हैं। माइक्रोपाइल के नाम से जाना जाएगा। ये वो भाग है जहां पर आपके पास में अध्यावरण नहीं है, माइक्रोपाइल। और वास्तव में जब निषेचन होता है तो पराग नली इसी बीजांड द्वार से प्रवेश करती है। इसके विपरीत छोर पे चले जाइए, एकदम सामने ये वाली संरचना कहलाती है निभाग कहलाती है, या इसी संरचना को कलेजा चलेजा निभाग को कहते हैं। इसके बाद इसके चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है द्विगुणित कोशिकाओं का एक आवरण होता है। इस द्विगुणित कोशिकाओं के आवरण को हम लोग बीजांड काय के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बीजांड काय। यानी ये वो भाग है जहां पर आपके पास में एक आवरण पाया जाता है द्विगुणित कोशिकाओं का। इसके अंदर की तरफ जो कोशिकीय आवरण आपको दिख रहा है, जहां पर 3 और 3 6 कोशिका और एक 7 कोशिका है, इस प्रकार की संरचना को हम लोग भ्रूणकोश कहते हैं, या दूसरे शब्दों में इसको मादा युग्म कोदभिद भी कहा जाता है। मादा युग्म कोदभिद के नाम से जाना जाता है। दूसरी बात, वे कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की ओर है उनको अंड समुच्चय कहते हैं, एडाप्रेटस के नाम से जाना जाएगा। मध्य की कोशिका को अंड कोशिका यानी मादा युग्मक, पास वाले दोनों को सिनर्गिड यानी सहायक कोशिका। इसके विपरीत ध्रुव पर जो कोशिका पाई जाती है उन कोशिकाओं को प्रतिमुखी कोशिका कहते हैं। बीच में जो पाई जाती है उसको ध्रुवीय कोशिका या द्वितीय केंद्रक कोशिका कहते हैं। एक बार फिर चेक करें, इसकी संरचना को अपने हाथ से बनाना है, सीखना जरूरी है। पहला, जिस रचना से जहां पर जुड़ता है, जिस आधार पे बीजांडासन, जिस व्रत से जुड़ता है सहायता से, वो बीजांड व्रत। और जो आपके पास में बीजांड व्रत और आवरण आपस में जुड़ता है उसको हाइलम। इसके साथ में नलिका का संरचना बनती है तो रैफे। और उसके बाद में जो आवरण होता है उसको अध्यावरण कहते हैं। बाहर वाला बाह्य अध्यावरण, अंदर वाला अंत अध्यावरण। जहां पर अध्यावरण नहीं है वो बीजांड द्वार, विपरीत छोर होता है वो निभाग। और उसके बाद में द्विगुणित कोशिकाओं का एक आवरण पाया जाता है उसको बीजांड काय। और बीजांड काय होता है वो बाद में पेरिकार्प में चेंज हो जाता है। काली मिर्च में खाए जाने वाला वो भाग होता है वो पेरिकार्प होता है, और पेरिकार्प बनता है बीजांड काय से। दूसरे शब्दों में आप कहेंगे उसके अंदर की तरफ 7 कोशिकीय आठकेंद्री की संरचना बनती है, उसको भ्रूणकोश या मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद कहते हैं।
जिसमें वे 3 कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की और अंड समुच्चय विपरीत छोर पर है प्रतिमुखी कोशिका, मध्य में पाई जाती है ध्रुवीय केंद्र कोशिका। यहाँ पर आपके पास में एक स्लाइड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है ताकि उसकी प्रारूपिक संरचना, बीजांड की प्रारूपिक संरचना को आप समझ पाएंगे, ताकि आपको पता रहे कि वास्तव में एक बीजांड की संरचना किस प्रकार से, और आपको खुद को अपने हाथ से बना के भी उसको सीखना होगा। सबसे पहले देखो यहाँ पर जो मैंने आपको बोला वो इसी प्रकार से है। सबसे पहला भाग यहाँ पर आपके पास में जो ये संरचना इसके आधार पर जहां जुड़ता है वो आपके पास में बीजांडासन हुआ। जिस रचना की सहायता से जुड़ता है वो बीजांड ग्रंथ हुआ, और उसके बाद यहाँ पर ये बीजांड ग्रंथ ये आगे बढ़ रहा है और ये और आवरण आपस में जुड़ जाते हैं, उसको हाइलम कहते हैं। इसके अंदर एक नलिका का संरचना बढ़ती है, उसको रेफे कहते हैं, और उसके बाद में इसके चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है उसको अध्यावरण कहते हैं। बाहर वाला बाह्य अध्यावरण, अंदर की तरफ है वो अंत अध्यावरण हुआ। और ऐसे बीजांड जिसमें नहीं होता वो अध्यावरणी कहलाते हैं। एक है तो एक अध्यावरणी, दो है तो द्वि अध्यावरणी, और अगर नहीं है तो अध्यावरणी। वे भाग जहां पर अध्यावरण नहीं है उसको बीजांड द्वार कहते हैं, माइक्रोपाइल के नाम से जाना जाएगा। जब निषेचन होगा तो परागनली इसी भाग से प्रवेश करके अंदर की ओर आएगी। इसके बिल्कुल विपरीत छोर एकदम ऑपोजिट होंगे, उसको भाग को अपन निभाग कहते हैं, चालेजा कहते हैं, कालेजा कहते हैं। इसके चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है वो बीजांड काय कहलाता है। द्विगुणित कोशिकाएं होगी। इसके अंदर की तरफ 7 कोशिकी 8 केंद्र की संरचना वो भ्रूण कोष है। कौन सी संरचना बताओ? भ्रूण कोष के नाम से जाना जाएगा, जिसको मादा युग्मोद्भिद कहते हैं। इसमें बीजांड द्वार की ओर 3 कोशिकाएं, अंड समुच्चय है। अंड समुच्चय में वापस 2 प्रकार की कोशिकाएं हो जाती है। एक वे कोशिकाएं जो पार्श्व में पाई जाती है उनको सहायक कोशिकाएं, सिनर्गिड सेल कहते हैं। बीच में जो कोशिका है वो अंड कोशिका, और वास्तव में मादा जो युग्मक होता है वो यही कोशिका है। इसके विपरीत ध्रुव की कोशिका प्रतिध्रुवी यानी प्रतिध्रुवीय कोशिका एंटीपोडल सेल कहेंगे। मध्य में जो कोशिका ध्रुवीय केंद्र कोशिका, द्वितीय केंद्र कोशिका कहेंगे। तो ये एक आपके पास में बीजांड की संरचना है। इसी में आपको एक बात और चेक करनी है, वो ये है कि एक तो बीजांड द्वार, एक भ्रूण कोश, एक निभाग, 3 ये संरचनाएं। वापस आप ध्यान रखें, बीजांड द्वार 1, भ्रूण कोश 2, निभाग 3 और आपके बीजांड ग्रंथ 4। इन चारों की स्थितियां एक दूसरे में किस प्रकार से, अरेंजमेंट के आधार पे एक दूसरे का व्यवस्था क्रम कैसे, आपस में 3 ये और 1 ही 4। कौन कौन? बीजांड द्वार, भ्रूण कोश, निभाग, और कुछ किताबों में आपको बीजांड काय भी लिखा मिल सकता है 4 बातों के साथ में, और एक बीजांड ग्रंथ। इन तीनों की स्थिति बीजांड ग्रंथ के सापेक्ष किस प्रकार से, उसके आधार पर आवर्त बीजी पादपों में बीजांड होते हैं वो कुल मिला के हमारे पास में जो पाए जाते हैं वो 6 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के बीजांड हैं? 6 प्रकार के बीजांड पाए जाते हैं। केस नंबर 1, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस का मतलब होता है रज्जु प्रकार का बीजांड। कौन से प्रकार का बीजांड? रज्जु प्रकार का बीजांड। अर्थात इस प्रकार के बीजांड में आप क्या चेक करेंगे, ये एक आपके पास में नंबर 1 बीजांड द्वार, नंबर 2 भ्रूणकोश, नंबर 3 निभाग और नंबर 4 बीजांड ग्रंथ। चारों एक सीधी रेखा में पाए जाते हैं। All the parts are lies at the same line, यानी यहाँ पर आपके पास में ये हुआ बीजांड द्वार, ये भ्रूणकोश, ये बीजांड निभाग और ये बीजांड ग्रंथ, सब के सब एक सीधी रेखा में पाए जाते हो, तो इस प्रकार की संरचना को रज्जु बीजांड कहते हैं। नंबर 2 पे आ जाइए, एनाट्रोपस। एनाट्रोपस का मतलब होता है प्रति प्रकार का बीजांड। कौन से प्रकार का बीजांड? प्रति बीजांड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा बीजांड जहां पर आपके पास में पाई जाने वाली संरचना विशेष रूप से बीजांड द्वार, भ्रूणकोश और निभाग बीजांड ग्रंथ के सापेक्ष 180 डिग्री के कोण पे घूम जाते हैं। कौन कौन? वापस आपको जो प्रारूपिक बीजांड का चित्र पहले शो किया गया था वो प्रति प्रकार का ही बीजांड था। कौन सा था? प्रति प्रकार का बीजांड। क्या होगा इसमें? पाया जाने वाला बीजांड द्वार, भ्रूणकोश और निभाग, ये तीनों इस बीजांड ग्रंथ के साथ में 180 डिग्री के सापेक्ष आ जाते हैं, वो प्रति बीजांड हुआ। नेक्स्ट नंबर 3 पे आपके पास में जो बीजांड बना हुआ है एम्फीट्रोपस। एम्फीट्रोपस का मतलब होता है अनुप्रस्थ बीजांड। कौन सा बीजांड? अनुप्रस्थ। अर्थात इस प्रकार के बीजांड में सबसे पहली स्थिति ये है, यहाँ पर पाए जाने वाला जो बीजांड काय होता है वो पूरी तरह से घोड़े के नाल के समान घूम जाता है, और ऐसी स्थिति में ये कहलाता है अनुप्रस्थ बीजांड कहलाता है। नंबर 4 पे आ जाइए, प्रतीप का आधा घूमना। प्रतीप 180 पे घुमा था, ये सिर्फ 90 डिग्री पे। ये बीजांड द्वार 1, भ्रूणकोश 2, निभाग 3,
यानी इस बीजांड द्वार के सापेक्ष ये कितने डिग्री के कोण पे घूम गए? 90 डिग्री के। ऐसी स्थिति को हम हेमीट्रोपस या दूसरे शब्दों में अर्ध प्रतीक बीजांड कहते हैं। कौन सा बीजांड कहते हैं? अर्ध प्रतीक। ये अर्ध प्रतीक बीजांड हुआ। नेक्स्ट नंबर 4 के बाद 5 पे आ जाइए, कैमाइलोट्रोपस। कैमाइलोट्रोपस का मतलब होता है वक्रित बीजांड। कौन सा बीजांड बोलो? वक्रित बीजांड। अर्थात वक्रित बीजांड में होगा क्या? यहाँ पर सबसे पहली स्थिति ये है, जो यहाँ पर पाए जाने वाला बीजांड वृत्त है वो तो रहेगा, लेकिन जो बीजांड काय और इवन आपके पास में अब तक कहीं पर ऐसा नहीं था, यहाँ पर पाया जाने वाला भ्रूणकोश खुद वक्रित हो जाता है। यहाँ पर ये सीधा था, लेकिन यहाँ भ्रूणकोश खुद वक्रित हो जाता है। ऐसी स्थिति को वक्रित कहते हैं, कैमाइलोट्रोपस कहते हैं। और लास्ट सार्सिनोट्रोपस, मतलब ये हुआ कुंडलित, अर्थात सीधा मतलब है बीजांड द्वार, भ्रूणकोश और निभा 1, 2 और 3, ये बीजांड द्वार के सापेक्ष 360 डिग्री के कोण पे घूम जाते हैं। कितने डिग्री? 360। कौन कौन? बीजांड द्वार, भ्रूणकोश और निभा। बीजांड ग्रंथ के साथ में 360 डिग्री के कोण पे घूम जाता है और इस प्रकार को अपन बोलते हैं क्या? कैक्टसिकुल में ऐसा पाया जाता है, उसको कुंडलित बीजांड कहते हैं। तो कुल मिला के बीजांड कितने प्रकार के हुए? 6। नंबर 1 रज्जु प्रकार, नंबर 2 प्रतीक प्रकार, नंबर 3 अनुप्रस्थ प्रकार, नंबर 4 अर्ध प्रतीक प्रकार, नंबर 5 वक्रित प्रकार और नंबर 6 कुंडलित प्रकार। इसके बाद में अगला जो हमारा प्रश्न आता है वो आता है गुरु बीजाणु जनन के बारे में। बीजांड के प्रकार के बाद दूसरा प्रश्न आता है गुरु बीजाणु जनन। देखो, आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है। गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु जनन, सबसे पहला केस आपके पास में। गुरु बीजाणु जनन है क्या? एकदम सिंपल तरीका। हमारे पास में सबसे पहली कोशिका है, जो एक सामान्य रूप था, उसके अंदर आपके पास में पहला विभाग आपकी कोशिका बनती है, आर्सीपोडियल सेल या प्रसूतक कोशिका कहते हैं। ये जो प्रसूतक कोशिका है उसके अंदर परिणत विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होगा बोलो? परिणत विभाजन। जैसे यह परिणत विभाजन होगा, 2 कोशिकाएं बनेगी, एक आपके पास बाहर की तरफ, और आप जस्ट यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर ये इस प्रकार से कोशिकाएं बन जाती है। इनमें से एक कोशिका केंद्र में और एक उसके साथ चारों तरफ। पेरेंटल, पेरेंटल मतलब भित्तीय कोशिका, और अंदर की तरफ है वो है आपके स्पोरोजीनस। स्पोरोजीनस का मतलब होता है बीजाणु जन कोशिका। अंदर की तरफ बनी बीजाणु जन कोशिका, बाहर की तरफ बनी भित्तीय कोशिका। कौन सी कोशिका? भित्तीय। भित्तीय कोशिका जो भित्तियों का निर्माण करेगी, जो आवरण का निर्माण करेगी। तो 2 कोशिकाएं बन गई समसूत्री विभाजन से और परिणत विभाजन से। बाहर की तरफ बनी भित्तीय कोशिका, अंदर की तरफ बीजाणु जन कोशिका। इसके बाद में यही संरचना आगे बढ़ी, समसूत्री विभाजन से भित्तियों का निर्माण हो गया पूरा। ये भित्तियां बन गई है, आप चेक कर सकते हो। एक भित्ति ये बनी, फिर दूसरी ये भित्ति बन गई, भित्ति बन गई, जिसमें आपने पीछे पढ़ा भी था बीजाणु की संरचना में अध्यावरण के बारे में बात हुई थी। तो ऐसे आवरण बन जाएंगे जो भित्तीय कोशिका निर्माण करेगी। लेकिन अंदर की तरफ जो ये कोशिका है, यही हमारे पास में मुख्य कोशिका है। इसको हम MMC कहते हैं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। वापस चेक करें, देखो, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका MMC। ये द्विगुणित अवस्था में अगर मान लो गुणसूत्रों की संख्या 24 है, तो यहाँ पर 24 गुणसूत्र होंगे। तो ये आपके पास में MMC कहलाएगी, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। इसके अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन 2 चरणों में होता है। अर्धसूत्री प्रथम और अर्धसूत्री द्वितीय। विभाजन एक ही माना जाएगा। प्रथम चरण में इसमें केंद्र विभाजन हुआ, कोशिका द्रव्य का विभाजन हुआ, और एक से कितनी कोशिका बन गई? 2। एक कोशिका ये और ये, इसको हम द्विकोशिकीय अवस्था कहते हैं। और दूसरे शब्दों में इसी में आगे विभाजन कर लीजिए। यहां से विभाजन करने के बाद आप यहां पर आ जाइए, दूसरा चरण का विभाजन होगा। आपके पास कोशिकाएं हो जाएगी 4, यानी 4 कोशिकाएं बनेगी, और ये चारों कोशिकाएं गुरु बीजाणु कहलाएंगी। बोलो, चारों कोशिकाएं क्या कहलाएंगे? गुरु बीजाणु मेगास्पोर। वापस कह रहा हूं, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, प्रथम अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 2 कोशिकाएं बनी। इनके अंदर वापस द्वितीय चरण हुआ, 4 कोशिकाएं बन गई। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये चारों कोशिकाएं एक रेखा के रूप में व्यवस्था क्रम है, रेखिक है। लघु बीजाणु जनन में ऐसा नहीं था।
लघु बीजाणु में रेखिक भी था, अनुप्रस्थ भी था, अनुदैर्घ्य भी था, समद्विपार्श्विक भी था और चतुष्फलकीय भी था, टी आकार भी था। लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक ही व्यवस्था क्रम है, 1 2 3 और ये आपके पास में 4। ये चारों कोशिकाएं एक लाइन के अंदर व्यवस्थित है, इसीलिए और चारों की चारों कोशिकाएं गुरु बीजाणु कहलाती है। चतुष्गुरु बीजाणु भाग कहलाता है। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री वाचन से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया, ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, अर्धसूत्री वाचन हुआ और क्या बना, गुरु बीजाणु। तो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री वाचन से गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। गुरु बीजाणु जनन मादा भाग के लिए होता है। बनने वाले गुरु बीजाणुओं की संख्या 4 होते हैं, चारों अगुणित है। ध्यान दें, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका अगर 2n है तो ये n अवस्था अगुणित है। अगर यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या 24 थी तो यहाँ पर गुणसूत्रों की संख्या मात्र 12 ही रहेगी। बात क्लियर हुई? तो यहाँ पर गुरु बीजाणु जनन से मतलब ये हुआ, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री वाचन से बनने वाले भाग है वो आपके पास में गुरु बीजाणु बनते हैं और इस प्रक्रिया को गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। बट गुरु बीजाणु जनन का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य, बनने वाले गुरु बीजाणु 4 हैं, चतुष्क हैं, रेखिक विन्यास भी है, लेकिन इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं और सक्रियता सिर्फ एक ही प्रदर्शित करता है। अगला प्रश्न आपके पास में, सक्रिय गुरु बीजाणु के साथ क्या होगा या सक्रिय गुरु बीजाणु पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सबसे पहला, गुरु बीजाणु से मादा युग्मोद्भेद या भ्रूण कोष का परिवर्धन। किसका परिवर्धन? भ्रूण कोष का परिवर्धन। मादा युग्मकोद्भेद या भ्रूण कोष का परिवर्तन। भ्रूण कोष का परिवर्तन, देखो एक सिंपल सा तरीका आपके पास में। हमारे पास में गुरु बीजाणु जनन से कितनी कोशिका बनी थी बताओ? 4। चारों किस प्रकार से व्यवस्थित थी? रेखिक रूप में, और ये चारों के चारों गुरु बीजाणु, चारों के चारों क्या कहलाएंगे? गुरु बीजाणु कहलाएंगे। चारों के चारों एक रेखिक क्रम, एक चतुष्क रूप में। अगली स्थिति में ये यहाँ से एक सक्रिय रहेगा और 3 इस प्रकार से अभी अपहासित हो जाएंगे। ये 3 अपहासित हो गए, तो ये तीनों अपहासन हुआ और ये रहा वो सक्रिय गुरु बीजाणु। लेकिन ध्यान रखें ये अगुणित है, चारों के चारों अगुणित है। सक्रिय गुरु बीजाणु क्या आएगा बोलो? सक्रिय गुरु बीजाणु। अब जो सक्रिय गुरु बीजाणु है यही मादा युग्मोद्भेद या भ्रूण कोष के परिवर्धन के लिए प्राथमिक कोशिका है या इसी को हम आधारीय कोशिका कहते हैं। प्रश्न पूछा हुआ है कि मादा युग्मोद्भेद के परिवर्धन के लिए प्रथम कोशिका कौन सी होती है? सक्रिय गुरु बीजाणु। सूत्रता के आधार पर कौन सी अवस्था में? अगुणित है। और कह भी देता है कि इकाई कोशिका में 44 गुणसूत्र है, तो सक्रिय गुरु बीजाणु में कितने होंगे? तो आपका आंसर होगा 22 होंगे। अगला प्रश्न, हम लोग यहाँ से इसके परिवर्तन पे आते हैं। सक्रिय गुरु बीजाणु कोशिका वो अपने आकार को बढ़ाएगी। आकार को बढ़ाने के साथ में यहाँ पर आपके पास में इसके केंद्रक में केंद्रक द्रव्य का विभाजन होगा, अर्थात प्रथम केंद्रकीय समसूत्री विभाजन होगा। प्रथम केंद्रकीय समसूत्री विभाजन, लेकिन होगा विभाजन केवल केंद्रक का, केंद्रक विभाजन। अगली स्थिति में हमारे पास में इसके ध्रुव पर एक एक केंद्रक हो जाते हैं। अगला आपके पास में द्वितीय केंद्रक समसूत्री विभाजन होता है और प्रत्येक ध्रुव पर पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या 2-2 हो जाएगी। अब आपके पास में तृतीय केंद्रक समसूत्री विभाजन हुआ, अर्थात प्रत्येक ध्रुव पर पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी हुई? 4-4। इनके साथ में कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा और फाइनली अब प्रत्येक ध्रुव पर पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या कितनी हो जाएगी? 4-4। लेकिन दुर्भाग्य है कि 4 कोशिकाएं एक ध्रुव पर नहीं रह सकती। 4 कोशिकाएं ये और 4 कोशिकाएं। आगे चल करके एक एक कोशिका प्रत्येक ध्रुव से 20 रह जाएगी और फाइनली ये संरचना आपके पास में इस प्रकार से बनेगी। 3 कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगी, 3 कोशिकाएं दूसरे ध्रुव पर व्यवस्थित हो जाएगी, 2 कोशिकाएं जो 20 में आई ध्रुवों से उनके कोशिका द्रव्य का संलयन हो जाएगा, लेकिन केंद्र का संलयन नहीं होगा। तो कुल मिला के कोशिकाएं कितनी बनी आपके पास में? 3 और 3 6 और 1 7। तो आप लिख सकते हो बकायदा 7 कोशिकी संरचना बनी। केंद्र कितने हुए देखो? 3 और 3 6 और 2 8,
7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना बनी और इस प्रकार की संरचना को भ्रूणकोश कहते हैं। लेकिन स्पेशली ये भ्रूणकोश पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है। कौन से प्रकार का भ्रूणकोश है बोलो? पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूणकोश है। 7 कोशिकीय 8 केंद्र की। ध्यान दें, वे कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की ओर व्यवस्थित है। अगर बीजांड द्वार इधर है तो इधर लिखना पड़ेगा और इस दूसरे तरफ है तो यहाँ। वो आप पर डिपेंड करेगा, बीजांड के प्रकार पर डिपेंड करेगा। सपोज करें हम इसको आपके क्लास में बीजांड द्वार मान के चलते हैं, तो ये तीनों कोशिकाएं एक शब्द में अंड समुच्चय कहलाती है। क्या कहलाएगी बोलो? अंड समुच्चय। तीनों कोशिकाएं अंड समुच्चय कहलाती है। इधर की ये तीनों कोशिकाएं होती है, इसके विपरीत ध्रुव वाली वो प्रतिमुखी कोशिका कहलाती है। बोलो क्या कहलाएगी? प्रतिमुखी कोशिका। और मध्य में जो कहलाती है वो कहलाती है ध्रुवीय केंद्र कोशिका। अंड समुच्चय में 20 वाली कोशिका अंड कोशिका, पास वाली दोनों सहायक कोशिका और उसके साथ में अपोजिट ध्रुव में प्रतिमुखी कोशिका जिनका जन्म में कोई योगदान नहीं होगा। और मध्य में ध्रुवों की कोशिकाओं के संलयन से बना, इसलिए ध्रुवीय केंद्रक कोशिका के नाम से भी इसको जानते हैं। इसी की आप एक स्लाइड देख लीजिए वापस, लेकिन उससे पहले जस्ट चेक करें। भ्रूणबीजाणु जन्म से 4 भ्रूणबीजाणु बने, अगुणित रेखिक रूप में विन्यासित थे, 3 अभाषित हुए, 1 सक्रिय रहा। सक्रिय भ्रूणबीजाणु ही मादा युग्मोद्भिद या भ्रूणकोश के परिवर्धन की प्राथमिक और आधारी कोशिका होगी। ये सक्रिय भ्रूणबीजाणु प्रथम केंद्र की समसूत्री विभाजन होगा, 2 कोशिक केंद्र बने, दोनों ध्रुवों पे चले गए। द्वितीय केंद्र की विभाजन होगा, प्रत्येक ध्रुव पर केंद्र 2-2 हो जाएंगे। तृतीय केंद्र की समसूत्री विभाजन होगा, प्रत्येक ध्रुव पर केंद्रकों की संख्या 4-4 हो जाएगी। वापस कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिससे प्रत्येक ध्रुव पर कोशिकाओं की संख्या 4-4 हो जाएगी। एक कोशिका प्रत्येक ध्रुव से 20 में आएगी। कोशिका द्रव्य का संलयन होगा लेकिन केंद्रकों का नहीं। फाइनली ये संरचना बन जाती है 3 वे कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की ओर अंड समुच्चय, निभाग की ओर 3 कोशिका प्रतिमुखी कोशिका, मध्य में जो कोशिका बनी उसको ध्रुवीय केंद्रक कोशिका। जस्ट इसकी एक स्लाइड है वो आप लोग देख लीजिए वापस, ताकि आपको और क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले देखो आपके पास में इसमें भ्रूणबीजाणु जन्म को कंटिन्यूस किया गया ताकि आपको ध्यान में चले, पता चले। यहाँ पर पहली कोशिका प्रसूतक कोशिका, समसूत्री विभाजन हुआ, आवरण बने, उसमें आपके पास अर्धसूत्री विभाजन हुआ, 4 कोशिका बनी, रेखिक विन्यास है। ये पहली कोशिका 2 कोशिका बनी, 2 से 4 बन गई। ये चारों कोशिकाएं आपके पास में भ्रूणबीजाणु हैं और ये आपके पास में भित्तीय आवरण बन गए। ये चारों भ्रूणबीजाणु रेखिक विन्यास के रूप में पाए जाएंगे। हैप्लो का मतलब है, हैप्लॉइड मतलब अगुणित रूप है इनका। इन 4 में से देखो ये 4 थी, 1 सक्रिय रहा, 1 2 3 और ये 3 नष्ट हो जाएगी। डीजनरेट का मतलब नष्ट होना। 3 नष्ट हो गई, 1 रहा सक्रिय। सक्रिय में प्रथम केंद्रक विभाजन हुआ, समसूत्री केंद्रक विभाजन हुआ। ये केंद्रक जिससे प्रत्येक ध्रुव पर केंद्रकों की संख्या 1-1 हो गई। वापस द्वितीय केंद्रक विभाजन हुआ, प्रथम केंद्रक विभाजन के बाद द्वितीय समसूत्री केंद्रक विभाजन, केंद्रकों की संख्या 2-2। फिर वापस तीसरा केंद्र की विभाजन हुआ, समसूत्री, प्रत्येक ध्रुव पर केंद्रकों की संख्या भी आपके पास में 3-3 4-4 और उसके साथ कोशिका द्रव्य आ जाएगा। तो कोशिकाएं कितनी हुई? 4-4। एक कोशिका यहाँ से 1 ये 20 में आ रही है, इधर से ये कोशिका 20 में आ रही है। तो कुल मिला के यहाँ से कोशिकाएं आने के बाद यहाँ 3-3 कोशिकाएं रह जाएगी और एक कोशिका ये आपस में फ्यूज होकर के बन जाएगी। और फाइनल जो संरचना बनेगी वो ये बन जाएगी। 3 कोशिकाएं प्रतिमुखी कोशिका, ये निभाग की और प्रतिमुखी। ये 3 कोशिकाएं अंड समुच्चय, ये अंड कोशिका और ये सहायक कोशिका और ये ध्रुवीय केंद्रक कोशिका। तो इस प्रकार से मादा युग्मोद्भिद की संरचना। और सबसे पहले परिवर्तन का प्रश्न पूछता है। परिवर्तन में जो पहले मैंने डायग्राम बना वो बना सकते हो, ये बना सकते हो आप। परिवर्तन के बाद में उसकी संरचना के बारे में प्रश्न पूछे तो संरचना में केवल यही चित्र बनाना, आपको मात्र यही बनाना होगा, जिसमें 7 कोशिकीय 8 केंद्र की कोशिकाएं बनाओगे। और उसमें आपको बताना क्या है, 3 वे कोशिकाएं जो बीजांड द्वार की और अंड समुच्चय के 20 की कोशिका अंड कोशिका और पास वाली दोनों सहायक कोशिका। विपरीत ध्रुव बीजांड द्वार के विपरीत होता है निभाग की और 3 कोशिका, ये निभाग है, ये तीनों प्रतिमुखी कोशिका, इनका जन्म में कोई योगदान नहीं है। मध्य में ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक 2 है लेकिन कोशिका 1 है, द्विगुणित रूप में उसको ध्रुवीय केंद्रक कोशिका या द्वितीय केंद्रक कोशिका कहते हैं। इन कोशिकाओं का वर्णन करना और ये चित्र बनाना होगा। तो ये है आपके पास में मादा युग्मोद्भिद की संरचना और उसके विकास के बारे में। और आगे नेक्स्ट होगा वो परागण के बारे में होगा। धन्यवाद। मैं नहीं बड़े भाई करता हूँ।